अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर एक हमला किया था, जो हमास के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुआ है, क्योंकि उसके बाद इजराइल ने जो हमले शुरू किए वो अभी तक रुके नहीं हैं। हमास से बदला लेने के लिए इजराइल ने गाजा में जो बमबारी शुरू की वो इतने सालों बाद भी लगातार जारी है। इस बमबारी का खामियाजा फिलिस्तीनियों को भुगतना पड़ रहा है। अब तक इजरायली हमलों में 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, लेकिन इजरायली हमलों की वजह से गाजा खंडर में अब तब्दील हो चुका है। लोगों के घर उजड़ गए हैं। लोगों को जितनी मदद चाहिए उनको उतनी मदद पहुंच नहीं रही है। गाजा वासियों को खाना नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वहां भूखमरी फैल रही है और लोगों की मौतें हो रही हैं। सबसे बुरी हालत तो महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों की हो गई है। हर 3 घंटे पर एक बच्चे की मौत हो रही है। त्राहिमाम मच रहा है। दिल किसी का पसीज नहीं रहा। 90% घर जमींदोज हो चुके हैं। टेंट में बूढ़े और बच्चे दिन गिन रहे हैं। खाने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी अकाल या भूखमरी घोषित नहीं हो सकती। इंटीग्रेट फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन की 3 शर्तों में एक शर्त यह है कि हर 10,000 की आबादी में 5 बच्चों की मौत रोज हो, तभी अकाल घोषित होगा। फिलिस्तीनियों की आबादी लगभग 20 लाख है। इस लिहाज से जरूरी संख्या 1000 बैठ जाती है। इजराइल ने नाकेबंदी में ढील दी, लेकिन 2 करोड़ की आबादी तक राशन पहुंचना इतना आसान नहीं है, खासकर तब जब राशन के ट्रक की तरफ बढ़ते हाथों पर गोलियां चल जाती हैं। गाजा के 90% हिस्से पर इजरायली सेना की नजर है और वो किसी भी शक का सफाया करने में यकीन रखते हैं, चाहे बच्चे मरे या फिर बूढ़े। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अब सवाल ये उठता है कि आईपीसी ने भूखमरी की घोषणा क्यों नहीं की। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि गाजा का भूखमरी संकट हताशे के स्तर तक पहुंच गया है। इस महीने अब तक 82 लोग कुपोषण से मर चुके हैं। कुपोषण से मरने वालों में 24 बच्चे भी शामिल हैं। आईपीसी ने इससे पहले 2004 में सोमालिया को भूखमरी से पीड़ित घोषित किया था। इसके बाद 2017 और 2020 में सूडान के खास हिस्से को अकाल पीड़ित घोषित किया गया। आखिर आईपीसी किसी इलाके को भूखमरी में मानता कब है? जब ये 3 शर्तें आपको बताते पूरी होती हैं। चलिए हम आपको अब बताते हैं वो शर्तें कौन कौन सी होती हैं। 20% घरों में खाने की बहुत कमी हो, यानी लोग भूखे रहें। 6 महीने से 5 साल के 30% बच्चों में गंभीर कुपोषण हो। 15% बच्चे इतने कमजोर दिखें कि ऊपरी बाजू कंकाल जैसा दिखाई दे। प्रति 10,000 की आबादी में से कम 2 लोग या 4 लोग रोज भूख या बीमारी से मरे। गाजा की आबादी के हिसाब से हम 1000 बच्चों की रोजाना मौत चाहते हैं। ये है आईपीसी के नियम जो वो बता रहा है। तब ये तय करेंगे कि भूखमरी की स्थिति है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि ये डेटा कौन जुटाए। हम ये तो जानते हैं कि हर दिन 80 लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन बम से मर रहे या भूख से वे कौन तय करेगा। आपको बता दें, गाजा पट्टी का मुख्य अस्पताल इजरायली बमबारी में मैदान बन चुका है। जो अस्पताल बचे हैं वहां इलाज के लिए दवा नहीं है। गाजा की 90% आबादी विस्थापित है। विदेशों से राहत भरे टैंकर इजराइल समंदर में ही रोक रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसे में हम एक मानवीय त्रासदी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि इजराइल जिस तरीके से हमले कर रहा है वो कौन रोकेगा, कौन रुकवाएगा? और गाजा में जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं उन्हें सही करने में कौन आगे आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमास और इजराइल के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों के बीच जंग और तेज होती जा रही है। हमास इजराइल से जंग लड़ने और उसमें जीत दर्ज करने के लिए अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रहा है, लेकिन इस बार हमास ने जो रणनीति अपनाई उसने इजरायली सेना को भी चौंका दिया है। खान यूनिस के पास हमास ने एक घातक योजना के तहत इजरायली सैनिकों को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते वो खुद को बचाकर सुरंगों में छिप गया।
ये तस्वीर है दक्षिणी गाजा की, जहां हमास के लड़ाके इजरायली सेना के जवानों के लिए एक सुनियोजित जाल बिछा चुके थे और करीब 12 हमास के लड़ाकों ने खुद को खुले मैदान में कंबलों से ढक रखा था ताकि किसी ड्रोन या हवाई निगरानी से बचा जा सके। लेकिन जैसे ही उन्हें इजरायली सैनिकों की मौजूदगी का संकेत मिला, वे अपने अगले चरण की ओर बढ़े। लेकिन इस दौरान एक हमास ड्रोन लगातार ऊपर से निगरानी करता रहा और जमीनी लड़ाकों को निर्देश देता रहा। सूत्रों के मुताबिक हमास का मकसद इजरायली सैनिकों को किडनैप करना था, लेकिन आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड की 13वीं बटालियन ने समय रहते उन्हें ट्रैक कर लिया। इजरायल ने तुरंत हरमस 450 यूएवी से मिसाइल स्ट्राइक का आदेश दिया, लेकिन स्ट्राइक होने से कुछ सेकंड पहले ही हमास के सभी लड़ाके पास की सुरंग में घुस चुके थे। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि हमास का यह ऑपरेशन दिखाता है कि वे सिर्फ छिप नहीं रहे, बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन से कोऑर्डिनेशन और टनल नेटवर्क, उनकी ताकत अभी भी जिंदा है। गाजा के नीचे फैला सुरंगों का ये नेटवर्क हमास के लिए एक बड़ा हथियार है। पिछले कई महीनों से इजरायली सेना इन्हें नष्ट करने की कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन ये घटना बताती है कि सुरंगें अभी भी सक्रिय हैं और प्रभावी हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस घटना ने इजरायल को साफ संकेत दिया है कि युद्ध के इस लंबे दौर के बावजूद हमास की ऑपरेशनल क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब देखना यह होगा कि इजरायली सेना इस सुरंग नेटवर्क को कैसे खत्म करती है और कैसे ऑपरेशनों से कैसे निपटती है। लेकिन हमास ने जिस तरह से इजरायली सैनिकों को घेरने का प्लान बनाया और जिस तरह से इजरायली सैनिकों को चकमा देकर भाग निकले, वो ये बता देता है कि हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों से हर परिस्थिति में निपटने के लिए तैयार बैठे हैं, चाहे वो कैसी भी चुनौती क्यों ना हो। लेकिन हमास की इन तकनीकों और चुनौतियों से निपटने के लिए इजरायल को भी कुछ बड़ा बदलाव लाना होगा, नहीं तो इजरायल को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। نعلن للعالم أجمع أننا سنعطي مهلة 4 أيام. रेड सी यानी कि लाल सागर, जिस पर हूतियों ने कब्जा कर रखा है, तांडव मचा रहे हैं, जहाजों को आग के हवाले कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल और उसके करीबी देशों को डराने के लिए किया जा रहा है। लाल सागर में मची तबाही की बात करें तो हूतियों ने कई पानी के बड़े बड़े जहाजों को तबाह कर दिया, इन पर मिसाइल अटैक तक किए, बल्कि उन जहाजों को लाल सागर में डुबो तक डाला। बकायदा हूतियों ने इसका वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उसने अपनी ताकत दिखाते हुए कहा कि आगे भी वो दुश्मनों के साथ ऐसा करते रहेंगे। इसी बीच हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर उन जहाजों को आग लगाने की बात कही है जो इजरायल के मित्र देश के हैं।